प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूटान दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन। प्रधानमंत्री आज थिम्पू में भारत की सहायता से निर्मित ग्यालत्सुएन जेटसोन पेमा मातृ एवं शिशु अस्पताल का करेंगे उद्घाटन। रूस की राजधानी मॉस्को में बड़ा आतंकवादी हमला, अब तक 70 से ज्यादा लोगों की मौत, 100 से अधिक जख्मी। आतंकी संगठन आईएसआईएस ने ली हमले की जिम्मेदारी। मॉस्को में हुए आतंकी हमले की चौतरफा निंदा। अमेरिका ने हमले पर चिंता जताते हुए यूक्रेन की भूमिका से किया इनकार। इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, सर्बिया और बेलारूस के साथ कई देशों ने हमले की निंदा की। दिल्ली शराब घोटाले के कई राज से उठेगा पर्दा। 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। गिरफ्तारी के खिलाफ आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन आज भी रहेगा जारी। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। उत्तर प्रदेश की बाकी 24 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का हो सकता है ऐलान। कांग्रेस ने प्रचारकों के चुनावी दौरे के लिए 2 सदस्यीय कमेटी बनाई। स्विस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे किदांबी श्रीकांत। अंतिम 4 में चीनी ताइपे के लिन चुन यी से होगी भिड़ंत। प्रियांशु राजावत और किरण जॉर्ज क्वार्टर फाइनल में हारकर हुए बाहर। आईपीएल में आज पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स होंगे आमने सामने। दूसरे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद होंगे आमने सामने। वहीं कल पहले मैच में गत विजेता चेन्नई सुपर किंग्स ने आरसीबी को 6 विकेट से दी शिकस्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार, आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूटान दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन है। प्रधानमंत्री आज थिम्पू में भारत की सहायता से निर्मित ग्यालत्सुएन जेटसोन पेमा मातृ एवं शिशु अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी कल भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री ने इस सम्मान को भारत के 140 करोड़ देशवासियों को समर्पित किया। प्रधानमंत्री का भूटान में गर्मजोशी से स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री ने भूटान के अपने समकक्ष और भूटान के राजा से भी मुलाकात की। दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूती देते हुए 7 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए गए। कदरीन से ताशी दे ले, यही अपनापन हमारे रिश्ते को अनूठा बनाता है। और अभी मैं कल्चरल कार्यक्रम देख रहा था, जिस प्रकार से भारत की विशेषताओं को, भारत के सांस्कृतिक परंपराओं को, भारत के गीत संगीत नृत्य को और खास करके मेरे गुजरात को आपने जिस प्रकार से यहां प्रस्तुत किया, कितने दिन मेहनत की होगी इसका मैं अंदाज लगा सकता हूं। लेकिन भारत आपके दिल में बसता है, तभी तो ऐसा आयोजन होता है। ताशिचो दजोंग में भारत भूटान की संस्कृति के विलक्षण दर्शन, पीएम मोदी और वहां के प्रमुख नेताओं की मौजूदगी में बेहद यादगार अवसर रहा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक गयाल्पो प्रदान किया गया। इसे पीएम मोदी ने 140 करोड़ देशवासियों को समर्पित किया। आज एक भारतीय के नाते मेरे जीवन का बहुत बड़ा दिन है। आपने मुझे भूटान के सर्वोच्च राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया है। हर अवार्ड
अपने आप में विशेष होता ही है, लेकिन जब किसी अन्य देश से अवार्ड मिलता है तो ये भरोसा मजबूत होता है कि हम दोनों देश सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच रेल लिंक स्थापित करने, पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई, ऊर्जा दक्षता, फार्मा मानकीकरण, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ज्वाइंट एक्शन प्लान, खाद्य मानकीकरण संस्थाओं के बीच सहयोग, युवा एवं खेल मामलों और शिक्षा में सहयोग सहित कुल 7 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। पीएम ने 13वीं पंचवर्षीय योजना के लिए भूटान को सहयोग करने की बात भी कही। हमेशा की तरह भूटान सरकार की 13वीं पंचवर्षीय योजना के लिए भी हमारा पूरा सहयोग और समर्थन रहेगा। मैं भूटान के मेरे भाई बहनों के बीच ये घोषणा भी करना चाहता हूं कि अगले 5 वर्षों में भारत सरकार इस दिशा में 10,000 करोड़ रुपए का सहयोग करेगी। हमारे रिश्तों की घनिष्ठता का आधार B2B के साथ साथ P2P भी है। B2B यानी भारत टू भूटान और P2P यानी पीपल टू पीपल हमारा कनेक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजधानी थिम्पू में ताशी छोड़जोंग परिसर में औपचारिक स्वागत किया गया। उन्होंने भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात की। उन्होंने भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंघिये वांगचुक से भी भेंट की। पीएम ने दोनों देशों के संबंधों को अटूट बताया। भूटान के लोग भी यह जानते हैं, मानते हैं कि भारत उनका परिवार है। हमारे संबंध अटूट है, हमारी मित्रता अटूट है, हमारा आपसी सहयोग अटूट है और सबसे बड़ी बात है हमारा विश्वास भी अटूट है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारो एयरपोर्ट पर भूटान के प्रधानमंत्री ने गले लगाकर स्वागत किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को बड़ा भाई कहकर संबोधित किया। पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका औपचारिक स्वागत किया गया। उनकी यात्रा का पहला दिन दोनों देशों के बीच संबंधों की एक नई परिभाषा को गढ़ने वाला रहा। इस दौरान भूटान के लोगों ने भारत के प्रति जो प्रेम दिखाया वो अपने आप में गौरवान्वित करने वाला पल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के लोगों को आश्वस्त किया कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, भारत भूटान के और भूटान के लोगों के साथ हमेशा के लिए खड़ा हुआ है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और भूटान मिलकर रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी और वाटर कनेक्टिविटी पर मिलकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले 5 सालों में भारत भूटान को 10,000 करोड़ की सहायता देगा ताकि भूटान जल्द ही उच्च आय वाले देशों में शामिल हो सके। कैमरामैन लोका के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, भूटान। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज भूटान दौरे का अंतिम दिन है और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भूटान की राजधानी थिम्पू से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी नीरज सिंह। नीरज, हमने देखा भारत और भूटान की जो सुंदर संस्कृति है, उसके सुंदर रंग, खूबसूरत रंग, उसका अनुपम दृश्य हम सभी ने देखा, लेकिन आज क्या कुछ खास कार्यक्रम होने हैं? देखिए, अगर आज की बात करें तो आज प्रधानमंत्री कुछ देर के बाद ही जो थिम्पू में मदर और चाइल्ड हॉस्पिटल है उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर जो खास तौर से जो बच्चे और गर्भवती महिलाओं को जो तमाम तरह की परेशानियां होती थी, क्योंकि उतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं था, उतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी और यहाँ के लोगों को या तो कोलकाता इलाज के लिए जाना पड़ता था या फिर इंडिया में
दिल्ली जाते थे इलाज के लिए, लेकिन अब वो तमाम जो सुविधाएं हैं वो यहीं पर उनको मिल जाएंगी। तो ये कह सकते हैं कि एक बड़ा दिन है, खासतौर से मेडिकल क्षेत्र में भूटान के लोगों के लिए। और प्रधानमंत्री अब से कुछ देर के बाद ही उस अस्पताल का उद्घाटन करने वाले हैं और भूटान के लोगों को वो अस्पताल समर्पित करेंगे। और आप देखें कि भारत और भूटान का जिस तरीके से सहयोग तमाम जो क्षेत्रों में आपको देखने को मिल रहा है, चाहे हम जल विद्युत परियोजनाओं की बात करें, वहां एक भारत भूटान को सहयोग कर रहा है, एजुकेशन क्षेत्र में भारत भूटान को सहयोग कर रहा है। इसके साथ साथ व्यापार में भी आप देखें कि एक बड़ा हिस्सा 80% के करीब आयात भूटान भारत से करता है अपनी जरूरतों का। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कल भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रधानमंत्री ने प्राप्त किया और इस बात का जिक्र किया कि भूटान भारत का स्वाभाविक मित्र है और भूटान की जो भी परेशानी है, जैसी भी दिक्कतें रहेंगी, भारत हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। और प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि आने वाले 5 सालों में 10,000 करोड़ का जो सहायता है वो भारत की तरफ से भूटान को दी जाएगी। भारत चाहता है कि भूटान को भी उच्च आय देश वाले जो श्रेणी है उसमें जल्द से जल्द भूटान आए, ताकि उसका जो लाभ है यहाँ के जो लोग हैं उनको मिल सके। तो इस लिहाज से ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है और आज अंतिम दिन है इस दौरे का। थोड़ी देर के अंदर ही प्रधानमंत्री चाइल्ड और जो मदर हॉस्पिटल है उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। नीरज, 7 समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। कैसे समझा जाए भारत और भूटान आर्थिक परस्पर सहयोग को कैसे साझा करेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे उस दिशा में? देखिए, बिल्कुल आपने देखा है कि 7 जो समझौते हैं उन पर सहमति बनी है दोनों ही देशों के बीच में। और प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया कि भारत और भूटान के जो रिश्ते हैं वो मधुर रिश्ते हैं, मजबूत रिश्ते हैं। अभी तक जो रोड कनेक्टिविटी की बात होती आई है, उस रोड कनेक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। इसके अलावा रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी और जो जल कनेक्टिविटी है उस पर भी तेजी के साथ जो काम है वो चल रहा है। दूसरा, भारत की जो सहायता है वो भूटान को ज्यादा से ज्यादा मिल सके। आपने देखा भी होगा कि इस साल के बजट में भी 2000 करोड़ से ज्यादा का जो प्रावधान है वो भूटान के लिए किया गया है, जो सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि वित्तीय सहायता के रूप में प्रावधान किया गया है भारत के इस बजट में। दूसरी, भारत जिस तरीके से हर क्षेत्र में भूटान के लोगों को और भूटान की सरकार को लेकर आगे चल रहा है, वो दर्शाता है कि भारत चाहता है कि भूटान भी तरक्की की राह पे लगातार आगे बढ़ता रहे और उसके यहाँ पर भी वो तमाम जो सुविधाएं हैं वो मौजूद रहें। परंपरा के साथ आधुनिकता का जो समावेश है वो यहाँ की तमाम योजनाओं में भी देखने को मिल रहा है। और इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया कि भूटान के साथ भारत हमेशा खड़ा है। चाहे भूटान कोरोना काल में अगर वैक्सीन देने की बात हो, आपने देखा है कि सबसे पहले जो वैक्सीन है वो भूटान में पहुंचाई गई थी। तो ये प्रतिबद्धता है जो भारत और भूटान दोनों मिलकर कर रहे हैं और इसका जो लाभ है वो भूटान के लोगों को भी आने वाले समय में मिलेगा। नीरज, अंतिम सवाल मेरा, हमने देखा वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में पीपल टू पीपल कनेक्ट की भी बात कही और जो भूटान के जो स्थानीय लोग हैं उनका भी प्रधानमंत्री के प्रति आकर्षण और प्रेम हमने देखा। कैसा उत्साह रहा लोगों का प्रधानमंत्री को सुनने के बाद? देखिए, प्रधानमंत्री पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे और पारो से थिम्पू के बीच में जो दूरी है वो करीब 60 किलोमीटर है। लेकिन इस 60 किलोमीटर के अंदर कोई भी जगह ऐसी खाली नहीं थी कि जहां भूटान के लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए खड़े ना हो। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का प्यार प्रधानमंत्री को यहां मिला। यहां के भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने खुद जो ट्वीट किया और ये कहकर प्रधानमंत्री को संबोधित किया कि बड़े भाई का भूटान में स्वागत है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के आत्मीय जो रिश्ते हैं भूटान और भारत दोनों के हैं। प्रधानमंत्री जो पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात करते हैं, आपने देखा भी है कि भूटान के लोग स्वाभाविक रूप से सबसे ज्यादा एजुकेशन क्षेत्र में पढ़ने के लिए भारत की ओर जाते हैं। मेडिकल फील्ड में भी पढ़ाई करने के लिए भारत जाते हैं। भारत से भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो चाहे टूरिस्ट वीजा पर आए या फिर भूटान के अलग अलग हिस्सों में व्यापार करने के लिए आए, बड़ी संख्या में आते हैं। तो ये पीपल टू पीपल कनेक्ट है। और जिस तरीके से आप देखें कि एजुकेशन क्षेत्र हो चाहे मेडिकल क्षेत्र हो, जिसमें भारत जिस तरीके से सहयोग कर रहा है वो पीपल टू पीपल कनेक्ट का ही एक उदाहरण है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात की और इस कनेक्ट को और एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्धता दोनों ही देशों के प्रमुखों ने सामने रखी थी। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी नीरज सिंह थिम्पू से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे थे। बिलाल बुलेटिन में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद।
मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। रूस में राजधानी मॉस्को के पास एक कंसर्ट हॉल परिसर में सशस्त्र हमलावरों की गोलीबारी में 70 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हुए हैं। 3 हथियारबंद हमलावरों ने मॉस्को के बाहरी इलाके में स्थित क्रोकस सिटी हॉल के अंदर गोलीबारी कर दी। घटनास्थल पर त्वरित सुरक्षा कार्रवाई टीम स्वैट को बुलाया गया है। वहां 70 से अधिक एम्बुलेंस और डॉक्टर पीड़ितों की सहायता में लगे हुए हैं। इस परिसर की छत पर भीषण आग लगी है और विशेष रूसी सुरक्षा बलों को घटनास्थल पर तैनात किया गया है। दमकल कर्मियों ने इमारत से करीब 100 लोगों को बाहर निकाला। इस्लामिक स्टेट ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। रूस के मॉस्को में कंसर्ट हॉल पर हुए हमले को लेकर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आई हैं। अमेरिका ने इस हमले पर चिंता जताई है। व्हाइट हाउस के शीर्ष अधिकारी और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि हमले की तस्वीरें डरावनी हैं। फिलहाल हमले में यूक्रेन की भूमिका का कोई संकेत नहीं है। अमेरिका इस संबंध में जानकारी जुटा रहा है। अमेरिका की ओर से घटना से यूक्रेन का कनेक्शन खारिज किए जाने पर रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन को उसके पास मौजूद कोई भी जानकारी तुरंत मॉस्को को देनी चाहिए या ऐसे बयान देना बंद कर देना चाहिए। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की के सलाहकार माइखाइल पोडोलियाक ने टेलीग्राम पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में कहा कि कीव का इन घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने एक्स पर लिखा कि मॉस्को में निर्दोष नागरिकों के नरसंहार की भयावहता अस्वीकार्य है। इस जघन्य कृत्य की इटली सरकार कड़ी और पूरी तरीके से निंदा करती है। वहीं फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने मॉस्को में हुए हमले की तस्वीरों को भयावह बताया है। फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर लिखा कि हमारी संवेदनाएं पीड़ितों और घायलों के साथ साथ रूसी लोगों के साथ भी है। इस जघन्य कृत्यों के कारण को निर्धारित करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। वहीं जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने मॉस्को में हुए हमलों की तस्वीरों को भयानक बताया। जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर लिखा कि हमले की पृष्ठभूमि जल्द स्पष्ट की जानी चाहिए। पीड़ितों के परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। जबकि स्पेन के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर लिखा कि हम रूस से आ रही खबरों से निराश हैं। हमारी एकजुटता पीड़ितों, उनके परिवारों और रूसी लोगों के साथ है। स्पेन किसी भी प्रकार की हिंसा की निंदा करता है। मॉस्को में हुए आतंकी हमले की निंदा सर्बिया, बेलारूस, पाकिस्तान, तुर्की, यूएई, कतर, उज्बेकिस्तान, ग्रीस, स्पेन, मोंटेनेग्रो, माल्टा और चेक गणराज्य जैसे देशों ने भी की है। और इस घटना पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघना जुड़ रही है। मेघना, बहुत ही भयावह घटना है। दुनिया के देशों ने इसकी निंदा की है और आईएस ने इस हमले की जिम्मेदारी भी ली है। लेकिन रूस को यह शक है कि इसमें यूक्रेन का हाथ भी हो सकता है। क्या अपडेट आपके पास इस खबर को लेकर? देखिए पराक्रम, जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं, आपने जिस तरीके से रिपोर्ट में भी अभी पढ़ा कि यूक्रेन के हाथ होने के सबसे ज्यादा रूस की तरफ से ऐसा सोचा जा रहा है। लेकिन इस्लामिक स्टेट ने हालांकि इसकी जिम्मेदारी ली है। लेकिन एक बात यहाँ पर बहुत अहम है कि इतना बड़ा ये जो हमला हुआ है, अगर हम देखें तो जो क्रोकस सिटी हॉल में जिस तरीके की गोलीबारी और उसके साथ विस्फोट की जो घटना सामने आई है, कई लोगों की जान गई है इसमें। और उसके साथ ही अगर हम देखें तो कई लोग घायल भी हुए हैं। तकरीबन 70 तक पहुंचता हुआ आंकड़ा नजर आ रहा है जिन लोगों की मृत्यु हुई है, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है इस आतंकी हमले में। और 100 से भी अधिक लोग घायल हुए हैं। 100-150 के आसपास लोग घायल हुए हैं। और मॉस्को के कॉन्सर्ट हॉल में इतना बड़ा आतंकी हमला होना वो बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ ही अगर हम देखें तो रूस की राजधानी मॉस्को के पश्चिमी छोर पर स्थित है ये क्रोकस सिटी हॉल।
जहां पर हम देख रहे हैं कि एक वीडियो जो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर और जो आधिकारिक वीडियो बताया जा रहा है, किसी आई विटनेस ने उस वीडियो को लिया है, जिसे बंदूकधारियों ने गोलीबारी की है, उस हॉल में घुसे हैं और वो पॉइंट ब्लैंक रेंज पर लोगों पर, इनोसेंट सिविलियंस पर शूट कर रहे हैं और उसके बाद विस्फोट की आवाजें भी सुनाई दी हैं और कॉन्सर्ट हॉल उसके बाद आग की लपटों में घिरा दिखने लगा और हमलावर कॉन्सर्ट हॉल के अंदर मौजूद थे। और उसके साथ ही अगर हम देखें तो लगातार जो एजेंसीज हैं, रूस की एजेंसीज हैं, वो पहले तो उन्होंने रेस्क्यू और इवैक्यूएशन और जितनी ज्यादा मदद हो सके उस पर फोकस किया, लेकिन अब फोकस ये है कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो या सख्त जो भी परपेट्रेटर्स हैं उनको पकड़ा जाए और मतलब इस पूरी परिस्थिति में क्या किया जा सकता है, जो इससे जिम्मेदार हैं उनको पकड़कर जस्टिस किया जाए। ठीक, धन्यवाद मेघना इस जानकारी के लिए। तो ये बहुत ही दुखद घटना है और हम ये कह सकते हैं कि मतलब मानवता को जो शर्मसार करने वाली ये घटना है, जिसकी चारों तरफ से दुनिया के सभी अधिकतर देशों ने इसकी निंदा की है। और इसी के साथ हम फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে। So welcome to the folk music special. देखिए रेलिया तो उसको बैरन उसका सैया ले गई थी, लेकिन मालिनी बैरन हमरा दिलवाए ले गई। मथे ते चंद कणवाल मेरे बनने दे। अरे मगोरी क्या पिया तका उतगा अंखाइलो माया या माया या माया माया या क्या बात। भारत का अमृत कलश हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। दिल्ली की रोज एवेन्यू अदालत ने आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय की 6 दिन की रिमांड पर भेजा है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि डिजिटल डिवाइस से मिले डेटा और जांच से जुड़े दूसरे मटेरियल से आमना सामना कराने, आबकारी घोटाले में केजरीवाल की भूमिका के बारे में गहन जांच और अपराध से अर्जित आय का पता लगाने के लिए केजरीवाल को 28 मार्च तक की कस्टडी में भेजा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल से पूछताछ ऐसी जगह पर होगी जहां सीसीटीवी कवरेज हो। सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखा जाए। शाम 6 से 7 बजे के बीच केजरीवाल अपने 2 वकीलों से आधे घंटे तक मुलाकात कर पाएंगे। इस बीच वो अपने घर वालों सुनीता केजरीवाल और विभव कुमार से भी आधे घंटे तक मिल पाएंगे। केजरीवाल ने हाई ब्लड शुगर का हवाला देते हुए कुछ दवाइयों और स्पेशल डाइट घर के बने खाने की मांग की थी। कोर्ट ने इस मांग को मंजूर करते हुए कहा कि उन्हें जरूरी दवाइयां और डॉक्टर की ओर से बताया गया खाना उपलब्ध कराया जाए। अगर ईडी वो खाना उपलब्ध नहीं करा सकती तो फिर घर का खाना अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर दिया जाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होगी। सीईसी की बैठक के बाद उत्तर प्रदेश के शेष 24 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की सूची भी जारी की जा सकती है। भाजपा अब तक उत्तर प्रदेश में लोकसभा के 51 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। 2 सीटें रालोद और 1 सीट सुभाषपा को दी गई है, जबकि 2 सीट अपना दल एस को दी जानी है। ऐसे में भाजपा के कोटे की शेष बची 24 सीटों पर उम्मीदवार तय होना है। इसके लिए 18 मार्च को दिल्ली में भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश लोकसभा के प्रत्याशियों के नाम पर मंथन हो चुका है। अब इस पर सीईसी की बैठक में मुहर लगनी है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के साथ उत्तर प्रदेश की 4 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा की। सपा ने ददरौल विधानसभा क्षेत्र से अवधेश कुमार वर्मा को, ज्ञानसडी विधानसभा क्षेत्र से राकेश यादव को और दुद्धी विधानसभा क्षेत्र से विजय सिंह गौंड को अपना उम्मीदवार घोषित किया। चौथी सीट लखनऊ पूर्व सीट को लेकर कांग्रेस से तालमेल हो सकता है। वहीं कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी के स्टार प्रचारकों के लिए चुनावी दौरे के लिए 2 सदस्यीय समिति बनाई है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक 2 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस
कमेटी में रणदीप सुरजेवाला और मनीष चतरथ का नाम शामिल है। केसी वेणुगोपाल द्वारा जारी की गई इस सूची में लिखा गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने तत्काल प्रभाव से वरिष्ठ नेताओं के चुनाव प्रचार दौरों के समन्वय और आयोजन के लिए 2 सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति देश भर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के दौरों और रैलियों का शेड्यूल बनाएगी। इसमें किस नेता को किस दिन किस प्रदेश में प्रचार प्रसार के लिए जाना है, यह तय करने का काम दिया गया है। वहीं करीब 20 वर्षों से भारत में वांटेड गैंगस्टर प्रसाद पुजारी को चीन से भारत लाया गया। मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों की टीम उसे लेकर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची। पुजारी के खिलाफ मुंबई में हत्या और जबरन वसूली के दर्जनों मामले दर्ज हैं। ताजा मामले में 2020 में इसे दर्ज किया गया था। उसके पूरे गिरोह को सिटी क्राइम ब्रांच ने खत्म कर दिया है। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। पुजारी ने अपने निर्वासन में देरी करने के लिए एक चीनी महिला से शादी कर ली थी, लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम के प्रयास लगातार जारी रहे। यही वजह है कि करीब 20 साल के बाद उसे कानून का सामना करने के लिए मुंबई वापस लाया गया। भारत के किदांबी श्रीकांत ने स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। टूर्नामेंट के अंतिम 4 में आज किदांबी के सामने चीनी ताइपे के लिनचुन यी की चुनौती होगी। शुक्रवार की देर रात खेले गए क्वार्टर फाइनल में किदांबी ने चीनी ताइपे के ही चियाहाओ ली को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज।